रतन बाबू ने कहीं पढ़ा था कि पृथ्वी पर बसने वाले लाखों करोड़ों लोगों में से कोई भी दो लोग हूबहू एक समान नहीं होते हैं, और फिर भी हर व्यक्ति में बराबर के लक्षण पाए जाते हैं। आंख, कान, नाक, ओंठ इत्यादि। लेकिन अगर दो लोग एक जैसे दिखते भी हो, तब क्या यह भी संभव है कि उनकी रुचियां, भावनाएं और मनोवृत्ति भी समान हो? जैसी समानता वह स्वयं और अपने नए दोस्त के बीच पाते हैं। आयु, पेशा, आवाज, चाल, यहां तक कि उनके चश्मों की पावर भी समान थी। कोई भी सोच सकता है कि ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन यहां तो नामुमकिन को नामुमकिन बनाने वाला सबूत मौजूद है। और पिछले 4 घंटों में रतन बाबू ने बार बार यह जाना है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आधी रात के करीब रतन बाबू बिस्तर से उठ गए। उन्होंने सुराही से कुछ पानी लिया और अपने सिर पर डाल दिया। ऐसी दशा में उन्हें नींद आना संभव नहीं था। उन्होंने एक हल्का सा तौलिया सर पे रख लिया और फिर सोने चले गए। शायद गीला तौलिया उनके सर को कुछ देर ठंडक दे सके। आस पड़ोस में खामोशी छा गई थी। एक उल्लू चित्कार करता हुआ उड़ गया। खिड़की से चांदनी अंदर बिस्तर तक चली आई। रतन बाबू का मन धीरे धीरे पुनः शांत हो गया और स्वतः उनकी आंखों में गहरी नींद बस गई। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे उनकी नींद टूटी। मनीलाल बाबू को करीब 9 बजे आना था। मंगलवार था, जिस दिन शहर के लगभग 1 मील दूर साप्ताहिक बाजार या हाट लगता था। दोनों पहले ही एक साथ यह इच्छा जाहिर कर चुके थे कि वे हाट देखने जरूर जाएंगे। कुछ खरीदने नहीं, बल्कि वहां की रौनक देखने के इरादे से। रतन बाबू 9 बजने तक नाश्ता कर चुके थे। मेज पर पड़ी तश्तरी से उन्होंने सौंफ मिश्रित खैनी मुख शुद्धि हेतु चुटकी भर मुंह में डाली और होटल से बाहर आ गए। उसी समय उन्होंने मनीलाल को आते हुए देखा। मैं पिछली रात काफी देर तक सो नहीं सका। मनीलाल के मुंह से पहली बात यही निकली। मैं लेटे लेटे यही सोचता रहा कि हम दोनों में कितनी अधिक समानता है। सुबह 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब मेरी आंख खुली। सामान्यतः मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। रतन बाबू कुछ कहते कहते रुक गए। फिर दोनों हाट की ओर चल दिए। उन्हें रास्ते में सड़क किनारे खड़े कुछ लड़कों के झुंड के पास से गुजरना पड़ा। अरे देखो देखो, सांपनाथ और नागनाथ जा रहे हैं, उनमें से एक चिल्लाया। रतन बाबू ने उस टिप्पणी को अनसुना करने की भरसक कोशिश की और आगे निकल गए। हाट तक पहुंचने में उन्हें लगभग 20 मिनट लगे। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। वहां फलों, सब्जियों, बर्तनों, कपड़ों की दुकानें थी और मवेशी की खरीद फरोख्त भी हो रही थी। दोनों लोग भीड़ में घुसकर बिक्री के लिए प्रदर्शित वस्तुओं पर निगाह डालते हुए आगे चलते गए। वो कौन था? क्या वो पांचा नहीं था? किसी कारणवश रतन बाबू ने होटल के नौकर के सामने आने से खुद को बचा लिया। सांपनाथ और नागनाथ वाली टिप्पणी उन्हें चुभ गई थी और वह नहीं चाहते थे कि मनीलाल बाबू के साथ उन्हें कोई देखे। भीड़ में धक्कम धक्का करते आगे निकलते हुए रतन बाबू के मन में एक बात कौंध गई। उन्होंने महसूस किया कि वह किसी मित्र के बिना अकेले ही ज्यादा ठीक थे। उनको किसी दोस्त की जरूरत नहीं थी, और किसी भी हालत में मनीलाल बाबू जैसा दोस्त तो बिल्कुल नहीं। वह जब जब मनीलाल बाबू से बात करते, उन्हें ऐसा लगता वह मानो खुद से ही बातें कर रहे हो। पूछने से पहले ही सवालों के सारे जवाब उन्हें मिल गए थे। बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी, ना गलतफहमी की कोई संभावना थी। क्या ये दोस्ती के संकेत थे? उनके 2 सहकर्मी कार्तिक रे और मुकुंद चक्रवर्ती अंतरंग मित्र थे। क्या इसका मतलब यह था कि उनके बीच कोई बहस नहीं होती थी?
बेशक वे बहस करते थे, फिर भी वे दोस्त बने रहे और आज भी हैं वे पक्के दोस्त। यह विचार उनके दिमाग में गूंजता रहा और रतन बाबू इस बात पर सोच विचार करने से मुक्ति नहीं पा सके कि बेहतर होता यदि मनीलाल बाबू उनके जीवन में न आए होते। यदि एक जैसे दो व्यक्ति मौजूद हों तब भी और ठीक नहीं होगा कि उनकी एक दूसरे से भेंट हो। रतन बाबू को इस विचार से ही कपकपी छूटने लगी थी कि कलकत्ता लौटने के बाद भी उनका मिलना जुलना जारी रह सकता है। एक दुकान पर छड़ियां बिक रही थी। रतन बाबू को बड़े समय से एक छड़ी रखने की चाह थी, लेकिन मनीलाल बाबू को दुकानदार से सौदेबाजी करते देखकर वह रुक गए। मनीलाल बाबू ने 2 छड़ियां खरीद ली और एक छड़ी रतन बाबू को देते हुए कहा, आशा है अब इससे हमारी दोस्ती की निशानी के रूप में आप स्वीकार करने से मना नहीं करेंगे। वापस होटल जाने के रास्ते में मनीलाल बाबू ने अपने बारे में, अपने बचपन, अपने माता पिता, अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों के बारे में बहुत कुछ बताया। रतन बाबू को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी अपनी जीवन गाथा दोहराई जा रही है। दोपहर के समय जब वे दोनों रेलवे पुल की तरफ जा रहे थे तब रतन बाबू के मन में एक योजना आई। उन्हें ज्यादा बात नहीं करनी थी, इसलिए उन्हें सोचने का समय मिल गया। वह दोपहर से इस सोच विचार में पड़े हुए थे कि इस आदमी से छुटकारा कैसे पाया जाए, लेकिन छुटकारा पाने का कोई तरीका उन्हें सूझ नहीं रहा था। रतन बाबू ने जैसे ही पश्चिम में घने होते हुए बादलों की ओर नजर घुमाई, उसी क्षण उनके दिमाग में एक योजना बिजली की तरह साफ कौंध गई। उन्होंने देखा कि वे दोनों पुल की रेलिंग के सहारे खड़े हुए हैं। दूरी पर एक ट्रेन अर्थात रेलगाड़ी आती दिखाई दे रही है। इंजन जैसे ही 20 गज की दूरी के अंदर आया, रतन बाबू ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक जोर का धक्का दे दिया। उन्होंने अनिच्छा से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने पुनः आंखें खोली और अपने साथी को एक नजर भर देखा। मनीलाल बाबू निश्चिंत लग रहे थे, लेकिन अगर दोनों में इस कदर समानता थी तो शायद वह भी रतन बाबू से छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन देखते से नहीं लगता था कि ऐसी योजना उनके मन में भी उमड़ रही होगी। वास्तव में वह तो किसी हिंदी फिल्म का एक गीत गुनगुनाने के आदी थे। काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया था, जो वैसे भी कुछ ही क्षणों में अस्त होने वाला था। रतन बाबू ने चारों ओर देखा और पाया कि वे अकेले ही हैं। शुक्रिया ईश्वर का, अगर कोई मौजूद रहा होता तो उनकी योजना धरी की धरी रह जाती। अजीब बात थी कि हत्या करने का पक्का इरादा मन में रखने के बावजूद रतन बाबू खुद को एक अपराधी के रूप में नहीं देख रहे थे। अगर मनीलाल बाबू के आचार व्यवहार तथा अन्य सभी लक्षणों में कुछ भी रतन बाबू के व्यक्तित्व के गुणों से भिन्न होता तो रतन बाबू के मन में मनीलाल बाबू की हत्या करने का विचार कभी पैदा नहीं होता। लेकिन अब उनका विचार पक्का हो चला था कि एक ही समय उन दोनों के जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। इतना ही काफी था कि वह अकेले मौजूद रहे। दोनों पुल पर आ पहुंचे। आज कुछ घुटन सी है, मनीलाल बाबू बोले। रात में वर्षा हो सकती है और फिर शीतलहर चल पड़ेगी। रतन बाबू ने चोरी से अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। 6 बजने में 12 मिनट शेष। ट्रेन के आने का समय बंधा हुआ है, कुछ अधिक समय नहीं रह गया था। रतन बाबू ने अपना तनाव कम करने के लिए एक जम्हाई ली। अगर बरसात होती भी है, उन्होंने कहा, तब भी 4 या 5 घंटे तक अभी उसकी कोई संभावना नहीं है। क्या एक सुपारी खाना चाहेंगे? मनीलाल बाबू ने अपनी जेब से टिन की एक छोटी सी गोल सी डिबिया निकाली। रतन बाबू के पास भी पान सुपारी से भरी ऐसी ही एक डिब्बी थी, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने मनीलाल बाबू से नहीं किया था। उन्होंने सुपारी निकाली और झट से मुंह में डाल दी। तभी उन्होंने ट्रेन की आवाज सुनी। मनीलाल बाबू रेलिंग के पास चले गए, फिर अपनी घड़ी में समय देखकर बोले, निर्धारित समय से 7 मिनट पहले।
आसमान में घने बादलों के कारण संध्या सामान्य की अपेक्षा कुछ अधिक ही अंधियारी हो गई थी। इंजन के आगे लगी बत्ती अंधेरे में अधिक तेज चमक रही थी। ट्रेन भी काफी दूर थी, पर उसकी रोशनी हर पल और तेज होती जा रही थी। रिंग रिंग, एक साइकिल सवार सड़क से पुल की तरफ आ रहा था। हे भगवान, क्या यह यहाँ रुकने वाला है? नहीं, रतन बाबू की आशंका निराधार साबित हुई। साइकिल सवार उनके पास से तेजी से आगे निकल गया और सड़क के दूसरी ओर गहराते अंधियारे में खो गया। ट्रेन तेज रफ्तार से चली आ रही थी। उसकी बत्ती की चौंधियाती रोशनी में दूरी का अनुमान लगाना संभव नहीं था। कुछ ही क्षणों में पुल थरथराने लगेगा। ट्रेन की आवाज अब कानों के पर्दे चीरने लगी थी। मनीलाल बाबू दोनों हाथ से रेलिंग पकड़े हुए नीचे देख रहे थे। आकाश में एक बिजली तड़की और रतन बाबू ने सारी ताकत जुटाई। अपनी हथेलियों को चौड़ा करके मनीलाल बाबू की पीठ से लगाया और गहरी सांस खींची। मनीलाल बाबू का शरीर 4 फीट ऊंची रेलिंग को लांघकर अचानक नीचे गड़गड़ाते इंजन की ओर जा गिरा। उसी क्षण पुल कांपने लगा। रतन बाबू ने अपनी शॉल अपनी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटी और फिर अपने रास्ते पर वापस चल दिए। सैर के अंत में उन्हें कुछ दूरी बरसात की मोटी मोटी बूंदों से बचने के लिए दौड़ कर तय करनी पड़ी। वह करीब करीब हाँफते हुए होटल में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने होटल में प्रवेश किया, उन्हें लगा कि कुछ गलत है। वह कहाँ आ गए? न्यू महामाया होटल की लॉबी तो ऐसी नहीं थी। मेजें, कुर्सियां, दीवार पर तस्वीरें। चारों तरफ देखने पर उनकी निगाह अचानक दीवार पर लगे साइन बोर्ड पर पड़ी। यह कैसी बेवकूफ़ी! वह न्यू महामाया के बजाय कालिका होटल में आ गए थे। क्या यही वो होटल नहीं है जहां मनीलाल बाबू ठहरे हुए थे? तो आप भीगने से बच नहीं सके? कोई उनसे बात कर रहा था। रतन बाबू घूमे और उन्हें घुंघराले बालों वाले और हरा शॉल लपेटे एक आदमी देखा, जो शायद उसी होटल का कोई बाशिंदा था। वह हाथ में चाय का प्याला लिए उनकी ओर देख रहा था। क्षमा करें, उस आदमी ने रतन बाबू का चेहरा देखकर कहा। एक पल के लिए मुझे लगा कि आप मनीलाल बाबू हैं। यही वह गलती थी जिसके कारण रतन बाबू के मन में पहली बार संदेह पैदा हुआ। क्या उन्होंने उस अपराध को अंजाम देते वक्त पूरी सावधानी बरती थी? बहुत लोगों ने उनको साथ साथ जाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या उन्होंने असल में गौर किया था? क्या उन्हें याद होगा जो उन्होंने देखा था? और अगर उन्हें याद भी हो तो क्या वे उन पर संदेह करेंगे? रतन बाबू को पक्का यकीन था कि जब वे शहर के बाहर पहुंच गए थे, उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा था। और पुल पर पहुंचने के बाद, अरे हां, वह साइकिल सवार, उसने जरूर उन्हें देखा होगा, लेकिन उस समय तो काफी अंधेरा हो चुका था और साइकिल वाला बड़ी तेजी से आगे चला गया था। क्या संभव है कि उनके चेहरे उसे याद हों? बिल्कुल नहीं। रतन बाबू जितना सोचते उतना ही अधिक आश्वस्त महसूस करते। इसमें कोई शक नहीं कि मनीलाल बाबू का शव खोज लिया जाएगा, लेकिन यह मानने के लिए वह कतई तैयार नहीं थे कि संदेह की उंगली उनके ऊपर उठेगी और उन पर अभियोग चलेगा। उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और हत्या के अपराध में फांसी पर लटका दिया जाएगा। चूंकि अभी तक बरसात रुकी नहीं थी, रतन बाबू एक प्याला चाय पीने के लिए ठहर गए। 7:30 बजे के आसपास बरसात रुकी और वह सीधे न्यू महामाया चले गए। उनको यह सोचकर मन ही मन हंसी छूट रही थी कि गलती से किस तरह दूसरे होटल में पहुंच गए। रात्रि भोज में उन्होंने अच्छी तरह खाना खाया और मजे के साथ खाया। फिर एक पत्रिका लेकर बिस्तर में घुस गए। ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जातियों पर एक लेख पढ़ा, पलंग के पास वाली बत्ती बुझाई और पूरी तरह निश्चिंत होकर निद्रामग्न हो गए। एक बार फिर वो अपने भरोसे थे और अद्वितीय। उनका कोई मित्र नहीं था और न उन्हें आवश्यकता थी। अपने शेष दिन उसी ढंग से बिताएंगे जैसे पहले बिताया करते थे। इससे बेहतर क्या हो सकता है? बरसात फिर शुरू हो गई थी। बीच बीच में बिजली तड़क रही थी और बादल गरज रहे थे, लेकिन किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था
रतन बाबू पहले ही खर्राटे भर रहे थे। क्या वो छड़ी अपने हाथ से खरीदी है सर? पांचा ने पूछा जब वो सुबह चाय लेकर आया। हाँ, रतन बाबू ने कहा। इसके लिए आपने कितने पैसे दिए? रतन बाबू ने कीमत बता दी। फिर उन्होंने यूं ही पूछ लिया, क्या तुम भी हाट में थे? पांचा के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान बिखर गई। हाँ सर, उसने कहा, और मैंने आपको देखा। क्या आपने मुझे नहीं देखा? क्यों नहीं तो? बात यहीं खत्म हो गई। चाय पीने के बाद रतन बाबू ने कलिका होटल का रास्ता पकड़ा। घुंघराले बालों वाला आदमी होटल के बाहर लोगों के एक समूह से बात कर रहा था। उन्होंने मणिलाल बाबू का नाम सुना और यह भी सुना कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग कई बार किया गया है। वह थोड़ा और समीप गए ताकि ठीक से सुन सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सवाल पूछने का भी साहस दिखाया। कौन मर गया? घुंघराले बालों वाले आदमी ने कहा, यह वही आदमी था जिसे मैंने आप समझने की गलती की थी। आत्महत्या? क्या यह आत्महत्या थी? ऐसा ही लगता है। मणिलाल बाबू का शव पुल के नीचे पटरी के पास मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जानबूझकर पुल से नीचे कूद गए। वह एक विचित्र किस्म के आदमी थे, किसी से बोलते चालते नहीं थे और हम उनके बारे में बात किया करते थे। मुझे लगता है कि शव पुलिस अभिरक्षा में। वह कलकत्ता से यहाँ हवा पानी बदलने के लिए आया था। यहाँ किसी को जानता नहीं था। इससे अधिक कुछ पता नहीं चल पाया है। रतन बाबू ने सिर हिलाया, कुछ किड़किड़ की आवाजें निकाले और चले गए। आत्महत्या, खुदकुशी तो हत्या की बात किसी के दिमाग में नहीं आई। किस्मत उनके साथ थी। कितना आसान था यह हत्या करने का काम। रतन बाबू को आश्चर्य हुआ कि लोग इसे हत्या का मामला कहने से क्यों घबरा गए। रतन बाबू को बहुत हल्का महसूस हुआ। 2 दिन बाद वह अब फिर अकेले चलने योग्य हो जाएंगे। यह सोचकर भी उन्हें सुख की अनुभूति होने लगी। रतन बाबू ने अपनी कमीज का एक बटन टूटा हुआ पाया तो समझ गए कि कल शायद टूट गया होगा जिस समय मणिलाल को नीचे धक्का दे रहे थे। उन्होंने दर्जी की दुकान से दूसरा बटन लगवा लिया। फिर उन्होंने एक स्टोर में जाकर नीम टूथपेस्ट की एक ट्यूब खरीदी। स्टोर से निकलकर जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़े, उन्हें एक घर से आती हुई कीर्तन की आवाज सुनाई दी। कुछ देर खड़े होकर वह भजन सुनते रहे। तत्पश्चात वह शहर के बाहर खुले मैदान की ओर चल पड़े। यह रास्ता नया था। वह करीब 1-1.5 मील तक चलकर गए और फिर 11 बजे के लगभग होटल वापस आ गए। स्नान किया, लंच किया और पलंग पर पसर गए दोपहरी का आराम फरमाने के लिए। हमेशा की तरह करीब 3 बजे उठे। उन्हें ख्याल आया कि इस शाम एक बार और पुल की तरफ जाना होगा। कारण स्पष्ट था, कल वो ट्रेन को देखने का आनंद नहीं उठा पाए थे। आसमान बादलों से भरा हुआ था, लेकिन तत्काल बरसात होने के आसार नहीं थे। मन प्रसन्न था कि आज वह ट्रेन की पहली झलक मिलने से लेकर तब तक उसे देखते रहेंगे जब तक कि ट्रेन दूर क्षितिज में गुम न हो जाए। तीसरे पहर की चाय 5 बजे के लगभग पीने के बाद वह नीचे लॉबी में चले गए। होटल का मैनेजर शंभू बाबू अपनी सीट पर बैठा हुआ था। उसने रतन बाबू को देखा और बोला, कल जो आदमी मारा गया, क्या आप जानते थे? रतन बाबू ने आश्चर्य जताते हुए शंभू की ओर देखा और फिर कहा, आप क्यों पूछते हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पांचा कह रहा था कि उसने आप दोनों को हाट में साथ साथ घूमते हुए देखा था। रतन बाबू मुस्कुराए। असल में यहाँ किसी व्यक्ति से मेरी जान पहचान नहीं हुई है, उन्होंने शांतिपूर्वक कहा। हाट में कुछ एक लोगों से मैंने बात अवश्य की थी, लेकिन सच में मुझे यह नहीं पता कि किस आदमी की जान गई है। मैं समझता हूँ, शंभू बाबू ने हंसते हुए कहा। वह स्वभाव से हंसोड़ थे और हंसे बिना नहीं रह सकते थे। वह भी हवा पानी बदलने के इरादे से आए थे, शंभू बाबू ने आगे जोड़ा। वह कलिका में ठहरे थे, मैं मानता हूं। रतन बाबू बाहर निकल गए। पुल तक 2 मील का फासला था। अगर जल्दी नहीं दिखाई देती तो वह ट्रेन देखने से चूक जाते। सड़क चलते किसी भी व्यक्ति ने उन्हें संदेह भरी आंखों से नहीं देखा। जो छोकरे मिले थे वे आज उस जगह पर नहीं थे। उनकी
नागनाथ और सांपनाथ वाली टिप्पणी पूरी तरह चुप गई थी। उनको आश्चर्य हुआ कि वे लड़के आज कहाँ चले गए। कहीं नज़दीक से ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। पड़ोस में कहीं पूजोत्सव मनाया जा रहा था। लड़के उधर ही चले गए होंगे। बढ़िया। अंततः वह खुले मैदान में अकेले ही रह गए। मनीलाल बाबू से मुलाकात न होने तक वह अपने भाग्य से संतुष्ट थे, लेकिन आज वह पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हल्का और तनाव मुक्त महसूस कर रहे थे। बबूल का पेड़ वह रहा। यहाँ से पुल थोड़ी दूर था। आसमान आज भी मेघाच्छन्न था, लेकिन आज बादल पहले की तरह घने काले नहीं थे। वे भूरे थे और मंद बयार न जाने कहाँ चली गई थी। आसमान मटमैला और मौन था, निश्चेष्ट और ठहरा हुआ। पुल दिखाई पड़ने के साथ ही रतन बाबू का दिल खुशी से उछल पड़ा। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगे। कौन जानता है, ट्रेन अपने समय से कुछ पहले ही आ पहुंचे। क्रॉन्च पक्षियों का एक दल सिर के ऊपर से उड़ गया। प्रवासी पक्षी वह पहचान नहीं सके। पुल पर खड़े होने के साथ ही रतन बाबू को संध्या काल की नीरवता का एहसास हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने अपने कानों पर जोर डाला। शहर की तरफ से ढोल बजने की मंद आवाज आ रही थी, अन्यथा पूरी खामोशी थी। वह पुल की रेलिंग के पास चले गए। उन्हें सिग्नल दिखाई दे रहा था और उसके आगे स्टेशन। अब वह क्या था? रेलिंग से थोड़ा नीचे की ओर लकड़ी की एक दरार में कोई चमकीली वस्तु पड़ी थी। रतन बाबू ने नीचे झुककर उस वस्तु को निकाल लिया। वह टिन की एक छोटी सी गोल डिब्बी थी जिसमें सुपारी भरी हुई थी। रतन बाबू को हंसी आ गई। उन्होंने वह डिब्बी रेलिंग के ऊपर उछालकर फेंक दी। डिब्बी के जमीन से टकराने की आवाज उन्होंने सुनी। कौन जाने यह कब तक वहां पड़ी रहेगी। वो रोशनी कैसी थी? आह, रेलगाड़ी। अभी तक कोई आवाज नहीं। तेजी से आगे आता हुआ सिर्फ एक प्रकाश बिंदु। रतन बाबू सीधे खड़े हुए। इंजन के भाप पर लगी बत्ती की तेज रोशनी को मुग्ध होकर देखते रहे। अचानक हवा का एक तीव्र झोंका आया और उनकी शाल कंधे से हट गई। उन्होंने शाल को दोबारा ठीक से लपेट लिया। अब वो ट्रेन की आवाज सुन सकते थे। यह पास आते तूफान की एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। रतन बाबू को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है। हालांकि ट्रेन से आंखें हटाना मुश्किल था, फिर भी उन्होंने जल्दी से एकदम चारों तरफ घुमा कर देखा। कहीं कोई नहीं था। अंधेरा भी इतना नहीं था जितना एक दिन पहले था, अतः दृश्यता बेहतर थी। नहीं, वो खुद थे और आती हुई ट्रेन थी। इसके अलावा मीलों तक आसपास कोई नहीं था। ट्रेन अब 100 गज के अंदर थी। रतन बाबू रेलिंग के बहुत करीब चले गए। यह ट्रेन पुराने जमाने की भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेन होती तो इतने किनारे तक कभी न जाते, क्योंकि तब इंजन का धुआं उनकी आंखों में घुस जाता। यह धुआं रहित डीजल इंजन था। सिर्फ एक गहरी, जमीन को हिला देने वाली गड़गड़ाहट थी और आंखों को चौंधिया देने वाली तेज रोशनी थी। अब ट्रेन पुल के नीचे से गुजरने वाली थी। रतन बाबू ने अपनी कोहनियां रेलिंग पर टिकाई और ट्रेन को नीचे से गुजरता देखने के लिए आगे की ओर झुक गए। ठीक उसी क्षण हाथों का एक जोड़ा पीछे से ऊपर आया और रतन बाबू को बहुत जोर का एक धक्का दिया। रतन बाबू 4 फीट ऊंची रेलिंग के ऊपर से धड़ाम नीचे जा गिरे। हमेशा की तरह ट्रेन ने पुल के नीचे से गुजरते हुए पुल को थरथरा दिया और तेजी से पश्चिम की ओर चली गई, जिधर आसमान का रंग अभी अभी नील लोहित हो चला था। रतन बाबू अब पुल पर खड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी की एक निशानी के रूप में एक छोटी सी चमकीली वस्तु लकड़ी की रेलिंग की एक दरार में अटकी हुई है। वह एल्यूमिनियम की एक डिब्बी है और उसके अंदर सुपारी भरी हुई है।